अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का टाइटल है अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस और उसके कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर के अंदर जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर जो अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं हम उनका सिंटैक्स वगैरह देखेंगे और उनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। इसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने पहले ही उनको अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ किया हुआ है, उनको हम दोबारा से स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है ऐड, इसको हमने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है। तो इसका सिंटैक्स है ऐड ए कॉमा सोर्स। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि सोर्स जो रजिस्टर होता है या जो वैल्यू होती है उसको ए रजिस्टर के अंदर ऐड करवाता है और रिज़ल्ट ए के अंदर ही अपडेट हो जाता है। एग्जांपल यहाँ पे इसे गिवन है मूव ए 0 F5। तो ए के अंदर इनिशियल वैल्यू F5 है। ऐड ए 0 BH, तो ए के अंदर जो पहले वैल्यू थी F5 उसके अंदर 0 BH ऐड होगा और रिजल्टेंट ए के अंदर ही सेव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है अज्यूम दैट द रैम लोकेशंस 40 to 44 एग्जा। ये गिवन है कि रैम की ये वाली लोकेशंस उनके ऊपर ये वैल्यूज़ पड़ी हैं कि 40 एग्जा पे 70 वैल्यू स्टोर है, 41 पे EB स्टोर है एंड सो ऑन। राइट ए प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड द सम ऑफ दीज वैल्यूज़। तो इन वैल्यूज़ का सम फाइंड करना है। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम कंप्लीट हो, रजिस्टर ए शुड कंटेन द लो बाइट। तो इन सब को सम करने के बाद जो लो बाइट बनेगी समेशन की वो ए रजिस्टर के अंदर होनी चाहिए और जो हाई बाइट है वो R7 रजिस्टर के अंदर होनी चाहिए। तो इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि हम 1 by 1 बाइट मेमोरी से उठाकर, रैम से उठाकर रजिस्टर ए के अंदर लेके आएंगे और उसको सम करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम हम 7D लेके आएंगे ए के अंदर, फिर नेक्स्ट वैल्यू EB वो 7D के अंदर ऐड करवा देंगे और चेक करेंगे अगर 2 बाइट्स का जो सम है उसके नतीजे में कैरी प्रोड्यूस हो रहा है तो हम R7 जिसके अंदर हमने हाई बाइट को सेव करना है उसको 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। और अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा 2 बाइट्स को ऐड करने से तो हम R7 के अंदर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो ये प्रोग्राम की लॉजिक है। मूव R0 40 एग्जा, तो इसके अंदर हम रजिस्टर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज़ कर रहे हैं। R0 के अंदर हमने मेमोरी का पॉइंटर स्टार्टिंग वैल्यू सेव कर दी, वो 40 है। हमारी फर्स्ट वैल्यू 40 एग्जा लोकेशन पे पड़ी है और 5 वैल्यूज़ हैं टोटल, तो हमने काउंटर एक बना दिया और R2 के अंदर 5 वैल्यू स्टोर कर दी। R2 अब यहाँ पे एज ए काउंटर के तौर पे एक्ट करेगा। ए को हमने स्टार्ट में क्लियर करवा दिया। मूव R से R7 है तो R7 भी क्लियर करवा दिया। ए और R7 को हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब ए की इनिशियल वैल्यू 0 है। एट द रेट ऑफ R0, तो R0 लोकेशन पे जो डाटा पड़ा है वो 7D है, वो वहाँ से आएगा ए रजिस्टर के अंदर ऐड हो जाएगा। ए रजिस्टर में 0 है तो 0 + 7D, ए की जो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो 7D वैल्यू ए के अंदर आ जाएगी। JNC, अब हम चेक कर रहे हैं क्या ए के अंदर जो ये वैल्यू ऐड हो रही है उसके नतीजे में क्या कैरी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर कैरी प्रोड्यूस हो रहा है तो हाई बाइट जहाँ पे आपने सेव करनी थी उसको इंक्रीमेंट कर दें। अगर कैरी प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो नई वैल्यू आप ए के अंदर ऐड कर दें। तो JNC, अगर कैरी की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं। तो नेक्स्ट लेवल पे हम जस्ट क्या कर रहे हैं, अपने एड्रेस को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो पहले एड्रेस 40 था, अब वो 41 हो जाए। और क्योंकि अब एक वैल्यू आ गई है तो अब काउंटर एड्रेस को इंक्रीमेंट कर देंगे और काउंटर को डिक्रीमेंट कर देंगे। दोबारा अगेन पे आ गए तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो ए के अंदर 7D वैल्यू आ जाएगी। सेकंड टाइम जब चलेगा तो R0 की वैल्यू 41 होगी और 41 पे EB पड़ा है और EB जो वैल्यू है वो ए के अंदर ऐड होगी। तो इन दोनों के नतीजे में जब 7D और EB ऐड होंगे तो कैरी प्रोड्यूस होगा और जब कैरी प्रोड्यूस होगा तो हम जो R7 बाइट है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे और दोबारा फिर R0 को
जो पॉइंटर रजिस्टर है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे और काउंटर को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो इस तरह जब ये लूप 5 दफ़ा चलेगा तो 5 दफ़ा चलने के बाद जो लो बाइट है वो ऑटोमेटिकली ए रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगी क्योंकि सम ए के अंदर जा रहा है, और जो हाई बाइट है, जो समेशन की हाई बाइट है, वो R7 के अंदर आ जाएगी। Write a program to add two 16-bit numbers, place the sum in R7 and R6. R6 should have the low byte. तो एक प्रोग्राम लिखें जो कि दो 16-बिट नंबर्स को ऐड करे, प्लेस और उनका जो सम है वो R7 और R6 के अंदर आए। तो स्टार्ट में हम कैरी को क्लियर करवा रहे हैं, मूव ए 0E7, ए की स्टार्टिंग वैल्यू E7 है और जो दूसरी वैल्यू है 8D है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो दोनों दो 16-बिट नंबर्स हैं जिनको हमने ऐड करना है, ये दोनों की लोअर बाइट्स हैं, उनको हमने ऐड कर दिया और लोअर बाइट का जो रिज़ल्ट है वो ए के अंदर आ रहा है, ए को हमने R6 के अंदर सेव कर दिया। नेक्स्ट अब ये 3C और 3B, ये उन दोनों 16-बिट नंबर्स का ये हाई बाइट है। अब इन हाई बाइट्स को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक नई इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, ऐड विद कैरी, ADDC। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, अगर जो लो बाइट का सम था उससे कोई कैरी जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये 1 है, तो ये हाई बाइट्स 3C और 3B को ऐड करेगा और जो प्रीवियस लो बाइट का कैरी था उसको भी इस सम में ऐड कर देगा। तो मूव ए के अंदर 3C ऐड किया, फिर ऐड विद कैरी 3B ऐड किया, तो ये दोनों ऐड होंगे, प्लस जो प्रीवियस स्टेज का कैरी था वो ऐड होगा। तो जो रिजल्टेंट होगा वो ए के अंदर जाएगा सम, और ए को हमने R7 के अंदर मूव करवा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास BCD नंबर्स। तो BCD नंबर्स का होपफुली आपको पहले से आइडिया होगा। BCD को कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स। तो BCD नंबर्स क्या होते हैं कि जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को 4 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम कहते हैं BCD नंबर्स। तो BCD नंबर दो तरह के होते हैं, एक अनपैक्ड BCD, दूसरा है पैक्ड BCD। अगर हमारे पास 8 बिट्स हों और 8 बिट्स के अंदर या 1 बाइट हो, तो 1 बाइट के अंदर अगर जो लोअर 4 बिट्स हैं अगर वो BCD कोड को रिप्रेजेंट करे और अपर 4 बिट्स 0 हों, तो ऐसे BCD नंबर को हम कहते हैं अनपैक्ड BCD। तो आप ये कह सकते हैं कि अनपैक्ड BCD एक्चुअली हम BCD नंबर को अगर 8 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करें तो उसको हम अनपैक्ड BCD कहते हैं। पैक्ड BCD क्या होता है, उसके अंदर जो लोअर निबल है और अपर निबल है एक बाइट की, लोअर निबल भी एक BCD नंबर को रिप्रेजेंट करती है और अपर निबल भी एक BCD नंबर को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अब 8 बिट या 1 बाइट का डाटा गिवन है, तो ये पैक्ड BCD फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1001, ये 9 बनेगा, और 010 तो ये 5 बन जाएगा। तो इस तरह पैक्ड BCD के अंदर 8 बिट्स के अंदर 2 BCD नंबर्स का बाइनरी आता है। ओके, अब इससे पहले अब हमने इंस्ट्रक्शन देखनी है कि हम BCD नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूं BCD नंबर्स के एडिशन को, हम पहले ये मैंने DLD का लेक्चर DLD कोर्स में लेक्चर नंबर 3 बनाया हुआ था, तो उससे कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाह रहा हूँ। तो ये आपको पता है BCD, ये हमारे पास डेसिमल डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, और ये सब का BCD कोड लिखा हुआ है, 4 डिजिट कोड। ओके, अब सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास अगर ये कोई नंबर है 185, तो हमें इसकी पहले BCD वैल्यू फाइंड करें। BCD रिप्रेजेंटेशन क्या है इस नंबर की, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो BCD रिप्रेजेंटेशन तो सिंपल है कि आप हर डिजिट को 4 बिट्स के साथ रिप्लेस कर दें। 5 का 4 बिट कोड 0101, 8 का 4 डिजिट कोड 10000 और 1 का 4 डिजिट कोड
0001। तो ये जो 12 बिट्स बनी हैं ये 185 डेसिमल की ये BCD वैल्यू है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 185 की बाइनरी वैल्यू क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू, तो वो आप 185 को 2 पे डिवाइड करें, जो डिवीजन का प्रोसीजर है उसको यूज़ करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं कि जो 185 है उसकी बाइनरी वैल्यू ये है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर एक ही है 185, उसकी BCD वैल्यू डिफरेंट है और उसकी बाइनरी वैल्यू डिफरेंट है। BCD वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं, जस्ट आप हर डेसिमल डिजिट को 4 बिट इक्विवेलेंट वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो BCD हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम हर डेसिमल नंबर का 4 बिट इक्विवेलेंट वैल्यू वो लिखते हैं, तो वो जो रिजल्टेंट हमारे पास नंबर आता है वो BCD रिप्रेजेंटेशन होती है। और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम जस्ट डेसिमल वैल्यू को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइड यूजिंग द डिवीजन प्रोसीजर। ओके, अब इस एग्जांपल के अंदर हमने ये देखा कि हम किसी भी BCD नंबर की बाइनरी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और उसकी BCD रिप्रेजेंटेशन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं BCD नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो BCD नंबर्स को ऐड करने का एक सिंपल सा रूल है, जब भी आप दो BCD नंबर्स को ऐड करेंगे, इफ़ देयर सम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, अगर दो BCD नंबर्स को ऐड करने के बाद जो उनका सम आता है वो 9 या उससे बड़ा हो, तो आपने उस सम के अंदर 6 को ऐड कर देना है, अदरवाइज़ आपने कुछ ऐड नहीं करना। अब ये हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये 4 + 5, तो 4 का BCD कोड 0100, 5 का BCD कोड 0101, दोनों को ऐड किया, आंसर 9 आ गया। तो अब इसके अंदर क्योंकि सिंगल डिजिट है तो 9 भी BCD वैलिड एक BCD नंबर है, तो इस वजह से हमने इसके अंदर 6 को ऐड नहीं किया। अब इस एग्जांपल में देखते हैं 8 + 9, जब 8 का BCD लिखा तो वो 1000, 9 का BCD लिखा वो 1001 है, दोनों को ऐड किया तो आंसर हमारा 9 से बड़ा आ गया, 17 आ रहा है। तो या अगर बाइनरी में देखें तो 1001 से आंसर ग्रेटर आ रहा है। अब हमने दो नंबर्स को ऐड किया तो आंसर 9 से ग्रेटर आ गया, तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ ग्रेटर देन है, ये इक्वल टू की कंडीशन नहीं आएगी। तो अब 8 + 9 को जब आपने ऐड किया, आंसर आया 17, 9 से ग्रेटर है, तो हमने जो 17 का आंसर आया उसके अंदर 6 को ऐड कर देना है। तो ये डेसिमल फॉर्म में एडिशन लिखी हुई है और ये बाइनरी फॉर्म में, 8 का 4 डिजिट कोड, 9 का 4 डिजिट कोड, दोनों को बाइनरी फॉर्म में 1 + 0 1, आगे 0 + 0 0 + 0 1 + 1 1 0, तो ये बाइनरी एडिशन हो रही है, BCD कोड्स की बाइनरी एडिशन। अब क्योंकि ये आंसर जो इनका सम आया है वो 1001 से ग्रेटर है, तो हमने इसके अंदर 6 को ऐड कर देना है और 6 का कोड है 0110। तो आप 17, ये जो बाइनरी 17 आया है, इसके अंदर जब 6 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आया है। तो अब ये आंसर जो 1011 ये 17 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो ये लोअर 4 बिट्स हैं 011 ये 7 है, और ये 1 के आगे आप कंसिडर कर सकते हैं 3 जीरोज़ लगी हुई हैं, तो 0001 वो 1 बन गया और 0111 तो ये 7 बन गया। तो जब भी BCD नंबर्स को ऐड करना है तो उनकी एडिशन का रूल ये है कि जब आप दो BCD नंबर्स को ऐड करेंगे, अगर एडिशन का रिज़ल्ट 9 से ग्रेटर हो तो आपने उसके अंदर सम के अंदर 6 को ऐड करना है। अगर एडिशन का आंसर 9 से लेस है या 9 के इक्वल है तो फिर आपने 6 को ऐड नहीं करना। 6 को ऐड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो आफ्टर एडिशन ऑफ द 6 हमारा जो आंसर है वो BCD फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। BCD फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने का मतलब यह है कि लोअर 4 बिट्स भी BCD नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं और अपर 4 बिट्स भी BCD के अंदर होती हैं। और 6 को ऐड करने से पहले हमारा जो आंसर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, वो BCD फॉर्म में नहीं होता। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये 17 का ये जो 1001 कोड ये बाइनरी सम है और ये वाला जो आया है ये BCD सम है।
तो जब आप दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमने सम भी बीसीडी फॉर्म में लेके आना है। और सम को बीसीडी फॉर्म में ले जाने के लिए रूल क्या है कि अगर दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करने का बाद आंसर 9 से ग्रेटर आता है तो आपने उसके अंदर 6 ऐड करना है। 6 को ऐड करने के बाद जो नया बाइनरी नंबर आएगा उसकी लोअर 4 बिट्स भी बीसीडी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी अपर 4 बिट्स भी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। परफॉर्म द एडिशन ऑफ 184 प्लस 576 इन बीसीडी। तो बीसीडी नंबर 184 और 567 इसको बीसीडी फॉर्म में ऐड करें। तो बीसीडी फॉर्म में एडिशन करनी है तो सबसे पहले हमने दोनों नंबर्स का बीसीडी कोड लिखना है। 4 का 0100, 8 का 1000, 1 का 001। इस तरह 576 का भी आपने बीसीडी कोड लिख लेना है। तो बीसीडी कोड लिखने का मतलब ये है कि आपने जो भी डेसिमल डिजिट है उसकी 4 बिट इक्विवेलेंट वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब ये 184 और 576 ये दोनों 12 बिट्स, ये जो आंसर आ रहा है अब ये बीसीडी इसकी है। अब जब हमने बीसीडी फॉर्म में एडिशन करनी है तो बेसिकली हमने इन नंबर्स को, ये जो बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं बीसीडी, इनको ऐड करना है और आंसर भी अपना बीसीडी फॉर्म में लेके आना है। और एडिशन का रूल आपको पता है। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर लिखा है 184, ये हमारे पास सेकंड नंबर लिखा है 576। ये 4 है का बीसीडी कोड, ये 8 का कोड, ये 1 का कोड, ये 6 का, ये 7 का और ये 5 का। अब ये 4 है और ये 6 है, जब दोनों को ऐड करेंगे आंसर हमारा 10 आ गया। अब 10 क्योंकि 9 से ग्रेटर है तो हमने इसके अंदर 6 ऐड कर देना है। ये जो 10 आया 101, ये इन दोनों का बाइनरी सम है, लेकिन हमें बाइनरी सम नहीं चाहिए, हमें बीसीडी सम चाहिए। तो जो बीसीडी सम है वो फाइंड करने के लिए हमने रूल ये है कि आंसर जो 9 से ग्रेटर है तो 6 ऐड कर दें। तो 1010 इसमें 6 ऐड किया तो हमारे पास ये 1010 जब इसमें 6 ऐड हुआ है सारे 0 हो गए और कैरी आगे 1 यहाँ पे चला गया। 0 + 0, 1 + 1 0, 1 यहाँ पे आया, 1 + 1 फिर 0, फिर कैरी किया यहाँ पे 1 + 1 0 और ये कैरी फाइनल यहाँ पे चला गया। अब ये 8 है और ये 7 + 1, ये भी 8, 8 + 8, तो इनको आप बाइनरी फॉर्म में ऐड करें तो ये 1 आगे 4 zeros ये बन जाता है। अब ये आंसर 9 से ग्रेटर है तो हमने इसके अंदर भी 6 को ऐड कर देना है। 0110 तो इसको 6 के अंदर ऐड करेंगे तो ये कैरी, ये 1 वाला कैरी यहाँ पे इधर चला जाएगा। अब ये 1 है और ये 5 है और ये 1 + 1 2, 2 + 5 7, आंसर 7 है। अब क्योंकि 7 लेस देन 9 है तो हमने इसके अंदर 6 ऐड नहीं करना, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हम जो हमारा फाइनल आंसर आया है उसको इजीली बीसीडी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लोअर 4 बिट्स 0 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आप डेसिमल में आंसर लिखते हैं 0110 ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0111 ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह हम बीसीडी नंबर्स को ऐड करते हैं। तो इस सारे की समरी ये है कि जब आपने नंबर्स को बीसीडी फॉर्म में ऐड करना है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर आप दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करते हैं और अगर एडिशन का रिज़ल्ट 9 से ग्रेटर है तो आपने उस जो रिज़ल्ट आया है समेशन का उसमें 6 ऐड कर देना है। अगर एडिशन का रिज़ल्ट 9 से लेस है या इक्वल है तो आपने इसमें 6 ऐड नहीं करना। और 6 ऐड करने से पहले जो आपके पास आंसर आता है वो बाइनरी सम होता है और जब आप 6 ऐड कर देते हैं तो वो फिर आपके पास बीसीडी फॉर्म में चला जाता है। ओके, अब यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया गया कि मूव ए के अंदर 17 मूव करें और ए के अंदर ऐड ए 28, ए के अंदर 28 ऐड करवाएं। तो अब जब ये ऐड की जो इंस्ट्रक्शन है ये बाइनरी सम फाइंड करती है। तो 17 + 28 जब आप इनको ऐड करते हैं तो ए की जो वैल्यू बनेगी वो 45 बनेगी। तो और ये बाइनरी 45 है। और अगर हमने बीसीडी 45 फाइंड करना हो तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो जो हमने अभी रूल पढ़ा है वो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे। अब ये देखें, ये जो हमारे पास ये 17 है, इसको एग्जांपल को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ।
17 और दूसरी वैल्यू हमने 28। तो इन दोनों का जो आंसर है वो 45 आना चाहिए डेसिमल में। अब अगर हम BCD फॉर्म में देखें तो जो हमें रिक्वायर्ड आंसर है ये 17, इसका BCD कोड बनेगा 001, 7 का 011, 2 का 0010, 8 का 1000। ये 17 का BCD लिख लिया, 28 का BCD। अब जो 45 जो हमारे पास आंसर आना चाहिए BCD फॉर्म में वो ये होना चाहिए 4 और 5 का BCD 0101। हमें ये रिक्वायर्ड आंसर है कि BCD सम में ये आंसर आना चाहिए, लेकिन जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है वो बाइनरी सम देगी। फॉर एग्जाम्पल 17 प्लस 28, तो वो जब आप ये ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो 17 प्लस 8 45 प्रोड्यूस करेगी, लेकिन वो 45 का ये कोड बाइनरी कोड 00101101 ये प्रोड्यूस करेगी। तो बेसिकली इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि जो ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है ये बाइनरी सम फाइंड करती है, ना कि BCD सम। तो अब अगर हमने BCD सम फाइंड करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है हम नेक्स्ट देखते हैं। तो उसकी ये इंस्ट्रक्शन है DA की। अब ये वही प्रोग्राम है 47 मूव B 25। इस एग्जांपल को भी ले सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स यूज़ किए हैं। मूव A 47, मूव B 25। अब हमने ऐड किया A और B को, तो ये सिंपल जब ऐड करेंगे A और B को तो A के अंदर 47 का और 25 का जो बाइनरी सम है वो A के अंदर आ जाएगा। लेकिन अब अगर हमने BCD सम फाइंड करना हो तो BCD सम में हमने ये रूल अप्लाई करना है जो इधर हमने पढ़ा है कि जब आप डिजिट्स बाय डिजिट्स BCD डिजिट्स को ऐड करते हैं और उनका सम 6 से 9 से ग्रेटर आता है तो हमने 6 ऐड करना है। तो ये वाला काम ये इंस्ट्रक्शन कर देती है DA, डेसिमल एडजस्ट फॉर एडिशन। ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है, इस इंस्ट्रक्शन का पर्पज़ ये है कि जब आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और आप उनका BCD सम फाइंड करना है, अगर उनके दो नंबर्स को ऐड करने के बाद अगर आंसर 9 से ग्रेटर आता है तो ये जो DA की इंस्ट्रक्शन है ये ऑटोमेटिकली A के अंदर 6 को ऐड करवा देगी। तो ये जो काम हम यहाँ पे मैनुअली कर रहे थे इस एग्जांपल के अंदर कि हम चेक कर रहे थे जब दो BCD नंबर्स को ऐड करवा रहे थे और चेक कर रहे थे क्या हमारा रिजल्टेंट आंसर 9 से ग्रेटर है। अगर 9 से ग्रेटर है तो उसके अंदर हम 6 ऐड करवा रहे थे खुद से मैनुअल कैलकुलेशंस के अंदर। और ये जो इंस्ट्रक्शन है DAA ये काम ऑटोमेटिकली करती है। ऐड A और B को A के अंदर ऐड किया। अब अगर आपने आंसर BCD फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जस्ट आपने ये इंस्ट्रक्शन लिख देनी है DA। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये देखेगी कि जब दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे अगर उनका जो सम था वो 9 से ग्रेटर आ रहा था उसके अंदर 6 का जो एडिशन वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके आंसर हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। अब इस एग्जांपल के अंदर देखें मूव A 47 हेक्सा। A के अंदर जो फर्स्ट BCD नंबर हमने सेंड किया वो 47 हेक्सा। B के अंदर हमने सेकंड नंबर सेंड किया वो 25 हेक्सा। अब आप इनको ऐड करें A और B तो इन दोनों का जो बाइनरी सम है वो 6C बनता है। ये बाइनरी सम है। तो अब हमने BCD सम फाइंड करना है, तो BCD सम फाइंड करने के लिए हमें ये 6 की एडिशन वाला पार्ट करना पड़ेगा। तो वो काम करने के लिए हम ये जस्ट लिख देंगे DAA। तो जब जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये A की जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली उसको 6 ऐड करने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये इस रूल के अकॉर्डिंग, तो A के ऊपर ये वाला रूल अप्लाई करेगी। DA की इंस्ट्रक्शन इस रूल को A रजिस्टर के ऊपर अप्लाई करेगी और इसका आंसर 6 ऐड करने के बाद जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है फाइनल आंसर हमें वो BCD फॉर्म में दे देगी। तो जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी
इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद ए का जो आंसर है वो 72 बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं 7 + 5 12 ये आ गया और 1 इधर, ये 72। तो अब ये हमारा आंसर जो है 72 हेक्सा, ये अब ऑटोमेटिकली BCD फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है DA इंस्ट्रक्शन। DA इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये बाइनरी सम को BCD सम के अंदर कन्वर्ट करती है। और अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि बाइनरी सम से क्या मीनिंग है और BCD सम से क्या मीनिंग है। बाइनरी सम वो सम होता है जो जब आप नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में ऐड करते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट आंसर आता है वो बाइनरी सम होता है। अब अगर आपने उन नंबर्स को BCD फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको 6 ऐड करवाना पड़ता है अगर सम 9 से ग्रेटर हो। तो उसको हम जो रिजल्टेंट आंसर आफ्टर द एडिशन ऑफ द 6 आता है उसको हम BCD सम कहते हैं। और ये जो DA की इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ A रजिस्टर के ऊपर ऑपरेट होती है। इसका मीनिंग ये है कि A रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है ये उसको BCD फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे यही एग्जांपल दोबारा जो ये वाला रूल है उसको एक्सप्लेन किया गया है। Assume that the 5 BCD data items are returned in RAM location starting at 40 hexa। अब आप assume करें कि RAM की starting location 40 hexa पे BCD डाटा पड़ा है कि 75 BCD है, 11 BCD है, 65 BCD है एंड सो ऑन। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। आप इन सारे इनका सम फाइंड करें और सम फाइंड करने के बाद जो आंसर है वो BCD फॉर्म में एडजस्ट करें, फाइंड करें। तो इस तरह की एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं। सेम रूल है, जस्ट एक इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा आएगी कि हम A के अंदर वैल्यूज़ को मेमोरी से डाटा उठाएंगे, A के अंदर लेके आएंगे, उसको ऐड करवाते जाएंगे और हर ऐड की इंस्ट्रक्शन के बाद हम DA की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। ये DA की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, जो आंसर है, जो बाइनरी आंसर या बाइनरी सम आ रहा है उसको BCD फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगी। बाकी सारा का सारा ये कोड जो हम पहले एग्जांपल किया है ये सेम है। इसमें भी हमने हाई बाइट को R7 के अंदर सेव करना है और लो बाइट को हमने A के अंदर सेव करना है, लेकिन अब जो A के अंदर लो बाइट है वो BCD फॉर्म में होगी। इस तरह अब नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो है सब SUBB। ये इंस्ट्रक्शन इस तरह ऑपरेट होती है, A = A माइनस सोर्स माइनस कैरी फ्लैग। यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन के लिए जो डेस्टिनेशन है वो हमेशा A रजिस्टर होगा और जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो A माइनस सोर्स और कैरी फ्लैग की जो वैल्यू है वो इससे माइनस होगी। तो चूँकि इसके अंदर कैरी फ्लैग भी इन्वॉल्व हो रहा है SUBB, तो आपने खुद से कैरी फ्लैग को ज़ीरो करना है अगर आपने A में से जस्ट सोर्स को माइनस करना है। अदरवाइज़ कैरी फ्लैग की जो भी वैल्यू होगी वो A माइनस सोर्स होगा और उसमें से कैरी फ्लैग का आंसर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल गिवन है। पहले हम कैरी फ्लैग को क्लियर करवा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में वो इन्वॉल्व हो। तो A की वैल्यू 4C इनिशली 4CH, सब्ट्रैक्शन 6EH, तो 4C में से 6E माइनस होगा, subtract 6E from A if carry is 0। तो बेसिकली इस कोड के अंदर ये जो प्रोग्राम ये ऊपर स्टेप्स गिवन है इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अगर कैरी 0 है तो नेक्स्ट पे जंप कर रहे हैं और नेक्स्ट पे A की जो वैल्यू है उसको R1 के अंदर मूव करवा रहे हैं। अगर कैरी 1 है तो फिर A की वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं और उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं।
तो ये बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं सोर्स ऑपरेंड का। तो ये इसकी एग्जांपल, इसके अंदर कैरी फ्लैग को यूज़ कर रहे हैं मल्टी बाइट सब्ट्रैक्शन में। इनिशियली कैरी फ्लैग को 0 कर रहे हैं, ए की स्टार्टिंग वैल्यू 60 है और ए में 62 में से 96 माइनस कर रहे हैं। तो जब 62 में से 96 माइनस करेंगे तो कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा, क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो कम है और ज़्यादा वैल्यू उसमें से माइनस कर रहे हैं। तो अब हम ये जो ए की रिज़ल्ट है वो R7 के अंदर सेव कर रहे हैं और मूव ए के अंदर 27 मूव कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ए की 12 में से। तो अब यहाँ पे SUBB सब्ट्रैक्शन विद कैरी, तो ये ऑटोमेटिकली जो लास्ट स्टेज का कैरी था, बोरो था बेसिकली। अब ये जो कैरी है, जब सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं तो ये कैरी एक्चुअली उस टाइम बोरो के तौर पे यूज़ होता है। तो जो लास्ट स्टेज में जो बोरो हुआ था ये उसको भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के अंदर यूज़ करेगा। 27 - 12 - 1, तो ये 14 एग्जा आंसर आ गया और हमने जो रिज़ल्ट है वो R6 के अंदर सेव कर दिया। तो ये जो सारी एग्जांपल है ये इस ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कर रही है, 2 16 बिट्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रही है। तो उसके लिए हमने किया क्या कि 62 में से पहले 96 को माइनस किया और उसके बाद SUBB की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए 27 में से 12 को माइनस किया। और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैनुअल सब्ट्रैक्शन का आंसर ये आता है, इस प्रोग्राम से भी आपका आंसर वही आएगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन, उसका सिंटैक्स है मल AB। तो ए के अंदर जब आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है तो ए के अंदर आपका फर्स्ट ऑपरेंड होना चाहिए, बी के अंदर सेकंड ऑपरेंड होना चाहिए। और जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है उसकी हाई बाइट बी रजिस्टर के अंदर सेव होगी और जो लो बाइट है वो ए रजिस्टर के अंदर सेव होगी। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, ए के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू 25 है, बी की स्टार्टिंग वैल्यू 65 है। तो जब आपने 25 को 65 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर हमारे पास आ गया E99। तो लोअर बाइट है 99, ये ए के अंदर सेव हो जाएगा और जो हाई बाइट है वो 0E है तो वो बी के अंदर चली जाएगी। इसके बाद है डिवीजन की इंस्ट्रक्शन। इसका भी ये सिंटैक्स है, जब आपने एक बाइट को दूसरी बाइट पे डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर जो बाइट है वो ए रजिस्टर के अंदर होनी चाहिए, डिनोमिनेटर जो बाइट है बी के अंदर होनी चाहिए। जब आप div a b यहाँ पे बेसिकली लिखेंगे div a b, तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द div a b जो क्वोशंट होगा वो ए के अंदर चला जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो बी के अंदर चला जाएगा। अब ये जो div इंस्ट्रक्शन है उसकी एक एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम to get the hex data from in the range of 00 say FF from port 1 and convert it to the decimal and save the decimal numbers in R6, R7 and R5। तो आप पोर्ट P1 से डाटा लें 8 बिट का हेक्स डाटा और उस डाटा को डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो अब डाटा को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पहले आपको उसका मैनुअल प्रोसीजर पता होना चाहिए। जब आपके पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है FD, अब ये एक हेक्स नंबर है, अगर आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप इस हेक्स नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही आप 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 क्वोशंट का और रिमाइंडर का आंसर आएगा 3। फिर जो क्वोशंट है उसको दोबारा 10 से डिवाइड करेंगे
तो क्वोशंट आंसर 2 बन जाएगा और रिमाइंडर का आंसर हमारे पास 5 बन जाएगा। तो अब ये हमारे पास जो क्वोशंट है, अब ये क्योंकि 10 से लेस है तो हमारे पास ये 2 5 3 ये इस 5D की डेसिमल वैल्यू बन गई। तो इस प्रोग्राम के अंदर ये जो बेसिकली ये प्रोग्राम लिखा हुआ है इसके अंदर यही एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया गया कि आप हेक्स नंबर लें, इनपुट लें, उसको 10 पे डिवाइड कर लें और दोबारा क्वोशंट की वैल्यू जब तक 10 से ग्रेटर है उसको 10 से डिवाइड करते रहें। तो मूव ए 0FF ए के अंदर पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू FF मूव की, मूव ए P1 के ऊपर सारा F सेंड कर दिया ताकि वो इनपुट पोर्ट बन जाए। उसके बाद दोबारा हम P1 से डाटा ले रहे हैं, वो ए के अंदर जा रहे हैं। बी के अंदर हम 10 मूव करवा रहे हैं, डिव ए बी, डिवीजन ए बी। तो जब जैसे ये इंस्ट्रक्शन रन होगी डिव ए बी की तो रिमाइंडर हमारा बी के अंदर जाएगा और क्वोशंट हमारा ए के अंदर जाएगा। तो उस रिमाइंडर को हम R7 के अंदर सेव कर रहे हैं। बी से रिमाइंडर लिया, R7 के अंदर सेव कर दिया, फिर बी को दोबारा लोड किया 10 के साथ, दोबारा डिव की इंस्ट्रक्शन यूज़ की क्योंकि क्वोशंट पहले ही ए के अंदर था। तो डिव ए बी इस 10 को दोबारा क्वोशंट पे डिवाइड करेगा और रिमाइंडर बी के अंदर आएगा, बी से दोबारा R6 के अंदर गया और इसके बाद जो हमारा लास्ट डिजिट है हम उसको R5 के अंदर सेव कर रहे हैं। तो बेसिकली इस एग्जांपल के अंदर हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया है। और आपको पता होगा कि जैसे जब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम बेसिकली 10 पे ही डिवाइड करते हैं। DLD के अंदर आप लोगों ने नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स के अंदर पढ़ा होगा कि किस तरह हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो कोड है ये इसी हेक्सा से डेसिमल कन्वर्जन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास साइन नंबर्स और अनसाइंड नंबर्स। तो आपको पता है कंप्यूटर्स के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और 2's कॉम्प्लीमेंट किस तरह लेते हैं, पहले हम किसी भी बाइनरी अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो पहले हम उस नेगेटिव नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, फिर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो ये सारे स्टेप्स करने के बाद हमारे पास उस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो 8 बिट साइन नंबर्स हैं जिनमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जिनमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, वो है -128 से लेकर +127 तक। तो ये -128 का अगर आप पहले 128 की बाइनरी लिखें, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लें, उसमें 1 ऐड करें तो ये उसका 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इस तरह -127 की ये रिप्रेजेंटेशन है, -126 की ये रिप्रेजेंटेशन है, तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह ये -2 की ये रिप्रेजेंटेशन है और ये +127 की ये वाली रिप्रेजेंटेशन है। और इसी 2's कॉम्प्लीमेंट की ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इसको ये एक्स फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ। तो यहाँ पे अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके MSB जो बिट है वो हमेशा 1 आती है। 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में जो MSB बिट है वो हमेशा 1 रहती है और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनकी जो MSB बिट है वो हमेशा 0 रहती है। तो अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल गिवन है, शो दैट हाउ टू रिप्रेजेंट -34 हेक्सा इन 8051। तो सबसे पहले आपने 34 हेक्सा का बाइनरी कोड लिखना है, वो ये है 0011, 3 का कोड और 4 का 0100।
उसके बाद आप वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें हर बिट को इन्वर्ट करके और फिर 1 ऐड कर दें, तो हमारे पास ये -34 की ये टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आ गई। अगर आप इसको एक्स फॉर्म में लिखें तो ये सी है और ये भी हमारे पास सी है, तो -34 एक्सा इसकी टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन वो CCH है। ओके, जब आप दो अनसाइंड नंबर्स को ऐड करते हैं और आंसर अगर 0 से 255 की रेंज से एक्सीड कर दे या आंसर हमारा 255 से बड़ा हो जाए, तो उस टाइम हमारा कैरी फ्लैग 1 हो जाता है। जब आप दो साइंड नंबर्स को ऐड करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं और अगर आंसर हमारा -128 और +127 इस रेंज से एक्सीड कर जाए, तो -128 से ऊपर चला जाए, फॉर एग्जाम्पल -129 -130 या +127 से ऊपर चला जाए, तो फिर ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाता है। अगर हमारा अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट करूँ, अज्यूम कि ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन के इस साइड पे जो मिनिमम नंबर है वो है -128 और इधर नंबर है +127। जब आप दो साइन नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर आंसर +127 से लेकर -127 तक रहेगा तो ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी। अब आंसर अगर इस साइड से -120 से इधर चला जाए इस तरफ या +127 से इस तरफ चला जाए, तो +127 से आंसर बड़ा होगा तब भी ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो गया, और -127 से इस तरफ चला गया तब भी ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ओवरफ्लो फ्लैग कब 1 होगा कब 0 होगा। अब ये देखें जी, ये +96 है और ये +70 है, तो 96 को जब आप 70 में ऐड करेंगे तो आंसर आपका +120, ये क्योंकि साइन भी लगा हो तो ये साइन नंबर है। जब आप +96 को +70 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 166, जो कि इस रेंज में लाई नहीं कर रहा, तो +127 से -128 तक, सो ओवरफ्लो फ्लैग विल बी 1, तो ओवरफ्लो फ्लैग यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये -128 है, ये -2 है, तो -128 को -2 में ऐड करेंगे तो आंसर -130 आएगा, तो -130 इस रेंज से बाहर चला गया तो ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा। सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ओवरफ्लो फ्लैग विल बी 1। तो जब आप साइन नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो आपने उस टाइम पे कैरी फ्लैग को मॉनिटर नहीं करना, आपने उस टाइम पे ओवरफ्लो फ्लैग को चेक करना है। अगर ओवरफ्लो फ्लैग 0 है तो इट मीन्स आंसर हमारा +127 से -128 की रेंज के अंदर आ रहा है। अगर आंसर ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाता है तो इट मीन्स आंसर हमारा +127 से या एक्सीड कर गया या -128 से एक्सीड कर गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए के अंदर पहली वैल्यू -2 है, फिर R1 के अंदर -5 है, -2 + -5 आंसर -7 आएगा। -7 क्योंकि इस रेंज के अंदर लाई करता है तो ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है, +7 + 18 25, तो +25 इस रेंज के अंदर आता है, ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। तो ये लिखा हुआ है कि जब आप अनसाइंड नंबर्स या जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, तो उसके लिए अगर आपने चेक करना है कि आंसर 0 से 255 की रेंज के अंदर आ रहा है, तो उसके लिए JNC या JC की इंस्ट्रक्शन है। और जब आपने ओवरफ्लो फ्लैग को चेक करना है जो कि साइंड नंबर्स के एडिशन में यूज़ होता है, तो उसकी ये इंस्ट्रक्शन है JB प्रोग्राम स्टेटस वर्ड .2, क्योंकि जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो PSW रजिस्टर की सेकंड बिट है। JB या JNB PS.2
2W। तो ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली और चेक करेगी क्या ओवरफ्लो फ्लैग 0 है, और ये इंस्ट्रक्शन चेक करेगी क्या ओवरफ्लो फ्लैग 1 है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है कि हमने टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है। तो ए की जो भी वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें और उसके अंदर ऐड कर दें 1 को, तो वो हमारे पास जो ए के अंदर इनिशियल वैल्यू स्टोर होगी उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ANL, एंड की इंस्ट्रक्शन है, डेस्टिनेशन और सोर्स। तो ये डेस्टिनेशन और सोर्स का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगी बिट बाई बिट, और आंसर डेस्टिनेशन के अंदर अपलोड कर देगी। फॉर एग्जांपल ए की स्टार्टिंग वैल्यू है 35 हेक्सा, और फिर हम ANL कर रहे हैं 0F हेक्सा। तो अब ये 35 हेक्सा और 0F का एंड करेगा और आंसर ए के अंदर सेव कर देगा। तो ये मैनुअल कैलकुलेशंस गिवन है कि 35 का ये बाइनरी कोड है, इसके बाद 0F का ये बाइनरी कोड है। 1 by 1 बिट को एंड करें, 1 and 1 आंसर 1 आ गया, 0 and 1 आंसर 0 आ गया, एंड सो ऑन। तो ये जो फाइनल आंसर है इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद ये ए के अंदर अपलोड हो जाएगा। इसी तरह और की जो इंस्ट्रक्शन है वो और ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। ज़ार की इंस्ट्रक्शन ज़ार ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। ज़ार आपको पता है कि जब दो बिट्स अपोजिट हों तब ज़ार का आंसर 1 आता है, अदरवाइज ज़ार का आंसर 0 आता है। अगर दोनों बिट्स सेम है, फॉर एग्जांपल अगर दो रजिस्टर सेम है, एक रजिस्टर ए है उसकी वैल्यू भी 50 हेक्स है, बी रजिस्टर है उसकी वैल्यू भी 50 हेक्स है, अगर आप इन दोनों का ज़ार करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बिट्स एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ये ज़ार की जो इंस्ट्रक्शन है इसका एक स्पेशल ऑपरेशन फंक्शन है जिस तरह कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ज़ार की जो इंस्ट्रक्शन है हम यूज़ कर सकते हैं ये चेक करने के लिए क्या दो रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है या नहीं। अगर दो रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, अगर आप दो रजिस्टर का ज़ार परफॉर्म करें और ज़ार के परफॉर्म करने के बाद अगर आंसर 0 आ जाए तो इट मीन्स कि दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू सेम थी। तो यहाँ पे रीड एंड टेस्ट P1 टू सी वेदर इट हैज़ द वैल्यू 45। आप पोर्ट P1 को रीड करें और चेक करें क्या ये वैल्यू 45 हेक्सा उसके ऊपर है। इफ़ इट डज, अगर इसकी वैल्यू 45 हेक्सा है, सेंड 99 हेक्सा टू P2। तो P2 पोर्ट के ऊपर 99 हेक्सा सेंड करें, अदरवाइज इट स्टेज क्लियर, और अदरवाइज आप इसको क्लियर कर लें। तो मूव P200 पोर्ट P2 के ऊपर हमें डाटा सेंड करना है, तो पहले हम इसको आउटपुट पोर्ट बना रहे हैं। मूव P1 को रीड करना है तो इस वजह से उसको इनपुट बना रहे हैं। मूव R3 45, R3 के अंदर हम 45 मूव करवा रहे हैं, पोर्ट P1 को रीड कर रहे हैं और आंसर A के अंदर सेव कर रहे हैं। अब A का और R3 का XOR परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इन दोनों का XOR 0 आ जाता है, इट मीन्स के जो पोर्ट P1 पे डाटा आया था वो भी 45 था। अगर 0 नहीं आता तो इट मीन्स कि जो पोर्ट P1 पे डाटा आया था वो 45 हेक्सा नहीं था। तो ये आगे इंस्ट्रक्शन लिखी है जंप JNZ एग्ज़िट। अगर ज़ार का जो ऑपरेशन है वो 0 नहीं आया, मीनिंग के पोर्ट P1 पे डाटा 45 हेक्सा नहीं आया, तो आप एग्ज़िट कर दें। और अगर 0 आ गया है तो फिर आप पोर्ट P2 के ऊपर 99 हेक्सा वैल्यू मूव करवा दें। तो बेसिकली ये ज़ार की इंस्ट्रक्शन है। आप ये दो रजिस्टर्स को कंपेयर करने के लिए, ये चेक करने के लिए क्या वो आपस में इक्वल हैं या नहीं, तो ये X और L की जो इंस्ट्रक्शन है आप ये यूज़ कर सकते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये हम पहले देख चुके हैं, ए का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। इसके बाद है CJND इंस्ट्रक्शन। ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। ये इसके अंदर 3 इसके ऑपरेंड्स हैं, डेस्टिनेशन है, सोर्स है और इसके बाद
लेबल है। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, डेस्टिनेशन और सोर्स को कंपेयर करती है। अगर डेस्टिनेशन और सोर्स आपस में इक्वल नहीं है तो ये इस लेबल के ऊपर जंप कर जाती है। इसकी अब एग्जांपल देखते हैं। CJNG R580, तो बेसिकली ये आगे लेबल लिखा हुआ है नॉट इक्वल। R5 और 80 को कंपेयर करें, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो नॉट इक्वल लेबल पर जंप कर दें, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जो CJNE के बाद फ़ौरन बाद जो इंस्ट्रक्शन लिखी होगी यहाँ पे इस लाइन पे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। आगे अब नॉट इक्वल अज्यूम करें कि R5 के अंदर 80 नहीं था। फॉर एग्जांपल R5 की वैल्यू 70 थी, 70 इक्वल नहीं है 80 के, तो ये प्रोग्राम नॉट इक्वल इस लेवल पर जंप कर देगा। अब JNC नेक्स्ट, अगर R5 की वैल्यू जो फर्स्ट रजिस्टर है अगर इसकी वैल्यू सेकंड से बड़ी होगी तो कैरी फ्लैग 0 रहेगा। अगर फर्स्ट रजिस्टर की वैल्यू सेकंड इस सोर्स से लेस होगी तो कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस स्टेप नॉट इक्वल जब हम यहाँ पर पहुँच गए तो हमें पता चल गया कि R5 की वैल्यू इक्वल नहीं है 85 के। अब अगर हमने ये चेक करना हो कि क्या R5 80 से बड़ा है या छोटा है तो फिर हम JNC की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। JNC अगर कैरी फ्लैग 0 है तो इट मीन्स कि जो R5 है वो 80 से ग्रेटर है। JC की अगर हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं या अगर कैरी फ्लैग 1 हो जाता है तो इट मीन्स कि R5 छोटा है 80 से। तो जो CJNE की इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ पे कोई सा भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, R0, R1 एंड सो ऑन, और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर A रजिस्टर इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे A यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जिस तरह बाकी इंस्ट्रक्शन हैं, फॉर एग्जांपल ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, उनकी कंडीशन है कि उनका डेस्टिनेशन A ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड द टेम्परेचर एंड टेस्ट इफ़ इट फॉर द वैल्यू ऑफ 75। आप एक प्रोग्राम लिखें और चेक करें जो कि टेम्परेचर को रीड कर रहे हैं, और चेक करें क्या इसकी वैल्यू 75 है, और इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम कंप्लीट करें। इफ़ T इज़ 75, अगर जो आप टेम्परेचर रीड कर रहे हैं अगर वो 75 हो तो A के अंदर 75 वैल्यू मूव करवा दें। अगर टेम्परेचर लेस दैन 75 है तो R1 के अंदर T की वैल्यू मूव करवा दें, जो भी टेम्परेचर है, और अगर टेम्परेचर ग्रेटर दैन 75 है तो R2 रजिस्टर के अंदर T की वैल्यू मूव करवा दें। तो अज्यूम करें कि कोई सेंसर कनेक्टेड है पोर्ट P1 के ऊपर जहाँ से हमारे पास टेम्परेचर डाटा आ रहा है, तो उस पोर्ट P1 को पहले हमने इनपुट पोर्ट बना दिया और फिर हम उससे डाटा रीड कर रहे हैं रजिस्टर A के अंदर। अब आगे हम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं CJNE। अगर A की वैल्यू 75 के इक्वल नहीं है तो हम ओवर पे जंप कर दें। तो जब हम ओवर पे जंप करेंगे तो इट मीन्स कि A की वैल्यू इक्वल नहीं है 75 के। अब हमने ये चेक करना है क्या A 75 से बड़ा था या छोटा था। JNC नेक्स्ट, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है तो आप नेक्स्ट पे जंप कर दें। अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स कि जो A की वैल्यू है वो 75 से ग्रेटर है, और जब A की वैल्यू 75 से ग्रेटर है तो हमने A की वैल्यू मूव करवा देनी है R2 के अंदर, क्योंकि A के अंदर टेम्परेचर सेव हो रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती तो इट मीन्स कैरी फ्लैग 1 है, और कैरी फ्लैग 1 होने का मतलब ये है कि जो A की वैल्यू है वो लेस दैन 75 है। तो इस केस में हम जो A है वो R1 के अंदर मूव करवा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी रोटेट की इंस्ट्रक्शंस। अगर आपने एक रजिस्टर के अंदर जो डाटा है उसको रोटेट करवाना है तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है रोटेट राइट। तो ये 1 by 1 बिट डाटा राइट साइड पे रोटेट करेगी। फॉर एग्जांपल A की स्टार्टिंग वैल्यू है 36, ये इसकी बाइनरी वैल्यू लिखी हुई है।
अब हम जब लिखेंगे आर आर ए, फर्स्ट टाइम अब जब वैल्यू रोटेट होगी तो ये राइट साइड पे रोटेट होगा, इससे इस तरफ, एम एस बी से एल एस पी की तरफ। तो ये जो 1 1 है ये इधर आ जाएगा और ये वाला 0 रोटेट होकर इस तरफ आ जाएगा। जब दोबारा हम आर आर करेंगे तो ये वाला जो 1 है ये इधर चला जाएगा और ये सारी जो बिट्स की पोजीशन है वो 1 बाई 1 बिट आगे की तरफ शिफ्ट होंगी। तो ये हमारा रोटेट राइट का ऑपरेशन है। इस तरह रोटेट लेफ्ट है वो इसके अपोजिट करता है, वो एल एस बी से डाटा मूव करता है एम एस बी की तरफ। रोटेट विद कैरी, रोटेट राइट विद कैरी। अब जो आर आर है सिंपल जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर कैरी फ्लैग इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जो ये आर आर सी विद ए, ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये एल एस बी से, जो एल एस बी साइड है ये वाली, यहाँ से जो ये लास्ट बिट है ये पहले कैरी फ्लैग के अंदर जाती है और जो कैरी फ्लैग के अंदर पहले से बिट सेव होती है वो एम एस बी की तरफ जाती है। तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग को इन्वॉल्व करती है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, पहले कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है, फिर ए के अंदर 26 हेक्सा मूव करवा रहे हैं। तो अब आर आर सी करेंगे तो एक ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अब कैरी फ्लैग के अंदर एल एस बी लोड होगी और ये 0 हो जाएगा और बाकी सारी बिट्स आगे की तरफ शिफ्ट होंगी। जब दोबारा ये इंस्ट्रक्शन लोड करेंगे तो अब ये वाला जो 1 है ये कैरी के अंदर चला जाएगा और जो कैरी की ये प्रीवियस वैल्यू थी ये एम एस बी पोजिशन पे आ जाएगी, एंड सो ऑन। रोटेट लेफ़्ट कैरी, ये आर आर सी के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे एम एस बी साइड का डाटा पहले कैरी फ्लैग में जाएगा और कैरी फ्लैग से होता हुआ एल एस पी की तरफ जाएगा। तो ये आर आर सी या आर एल सी की एक एग्जांपल प्रॉब्लम है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ वंस इन ए गिवन बाइट। तो हमारे पास एक कोई गिवन बाइट है, 1 बाइट का डाटा है, हमने फाइंड करना है उसमें कितनी नंबर ऑफ वंस हैं डाटा के अंदर। तो अब एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो हम एक काउंटर बना लेते हैं R7 का, उसके अंदर 8 वैल्यू लोड कर देते हैं और अज्यूम करें कि ए रजिस्टर है जिसके अंदर हमारी वो बाइट सेव है और वो बाइट है 97। हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि 97 के अंदर कितने वंस हैं। तो हम आइडिया बेसिकली ये है कि जो ए के अंदर जो डाटा सेव है उसको 1 बाई 1 बिट करके कैरी फ्लैग के अंदर वो डाटा लेके आएँ और चेक करें क्या कैरी फ्लैग 1 है या 0 है। और अगर कैरी फ्लैग 1 हो तो काउंटर की वैल्यू या जो सम है कि कितनी दफ़ा वो आ रहा है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दें। तो इनिशियली आप अज्यूम कर लें कि R1 के अंदर वो नंबर ऑफ़ वंस सेव थे वो 0 थे। तो RLCA MSB साइड से जो MSB होगी वो कैरी फ्लैग के अंदर आएगी। आगे हम कंडीशन चेक करें, अगर कैरी फ्लैग 0 है तो हमने R1 को इंक्रीमेंट नहीं करना, तो हम नेक्स्ट पे जंप कर जाएंगे और दोबारा यहाँ पे काउंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करके अगेन लेवल पे आ जाएंगे। अगर कैरी फ्लैग 1 होता है तो हमने जो R1 है जिसके अंदर बेसिकली नंबर ऑफ़ वंस की तादाद सेव है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे और ये लूप हम 8 टाइम्स रन करेंगे क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स आती हैं। आगे सीरियलाइजेशन ऑफ डाटा। सीरियलाइजेशन ऑफ डाटा, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप डाटा को 1 बिट करके सेंड करें या ट्रांसफ़र करें तो उसको हम सीरियलाइजेशन ऑफ डाटा कहते हैं। तो वो हम रोटेट या ये कैरी आर की जो इंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू ट्रांसफ़र द वैल्यू 41 हेक्सा सीरियली, कि आप प्रोग्राम लिखें जो 41 हेक्सा वैल्यू को सीरियली ट्रांसफ़र करे 1 बिट एट अ टाइम वाया पिन P2.1। तो पिन P2.1 के ऊपर ये जो 41 हेक्सा वैल्यू है इसको सीरियली ट्रांसफ़र करें। पुट 2 हाई बाइट्स एट द स्टार्ट, और डाटा को ट्रांसफ़र करने के शुरू में पहले आप 2 हाई सिग्नल प्रोड्यूस करें पिन P2.1 पे, और फिर जब डाटा सीरियल ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाए फिर एंड पे 2 हाई सिग्नल्स प्रोड्यूस करें।
और सेंड LSB बाइट फर्स्ट। तो अब LSB फर्स्ट सेंड करनी है तो हमने इस साइड से डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट करना है, तो इट मीन्स हम राइट साइड से अपनी राइट इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। तो ए के अंदर इनिशियल वैल्यू 45, सेट बी P2.1, तो फर्स्ट टाइम हमने P2.1 को हाई कर दिया, फिर सेकेंड टाइम हमने P2.1 को हाई कर दिया। नेक्स्ट हमने क्योंकि ये 41 एग्जा 8 बिट का डाटा है तो इसके लिए हमने काउंटर बना लिया R5 के अंदर RRCA। तो जो A रजिस्टर है उसकी LSB कैरी फ्लैग के अंदर चली जाएगी और उस कैरी फ्लैग को हम मूव करवा रहे हैं पिन P2.1 पे, और काउंटर को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर काउंटर की वैल्यू 0 नहीं है तो दोबारा हम ये यहाँ पे अगेन लेवल पर जंप कर देंगे, यहाँ पे अगेन आना चाहिए। अभी 8 टाइम्स ये चलेगा लूप, और हर दफ़ा जो डाटा है वो LSB डाटा वो कैरी फ्लैग में जाएगा, कैरी से पिन P2.1 पे जाएगा। और जब ये 8 टाइम लूप कंप्लीट हो जाएगा तो सेट बी P2.1, तो P2.1 को वो 2 दफ़ा उस पर अगेन हाई का सिग्नल सेंड कर देगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है कि आप पिन P2.7 से सीरियली डाटा लेके आएँ रजिस्टर ए के अंदर। तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है कि पिन P2.7 से डाटा पहले कैरी फ्लैग के अंदर लेके आएँ और कैरी फ्लैग से आप रजिस्टर की पहले MSB के ऊपर लेके आएँ और फिर उसको 1-1 बिट करके राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो ये लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कैरी फ्लैग के ऊपर ऑपरेट करती हैं वो ये गिवन है। सेट बी कैरी फ्लैग को 1 करने के लिए, क्लियर उसको 0 करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट उसको कॉम्प्लीमेंट इन्वर्ट करने के लिए, कोई बिट है कैरी फ्लैग को बिट के ऊपर मूव करवाने के लिए, या कैरी फ्लैग को बिट को कैरी फ्लैग के ऊपर मूव करवाने के लिए, JNC अगर कैरी फ्लैग 0 है उसको चेक करने के लिए, JC कैरी फ्लैग 1, इस तरह एंड कैरी फ्लैग का बिट के साथ एंड करने के लिए इस तरह, और एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पे इन्हीं इंस्ट्रक्शंस की 1-2 एग्जांपल्स गिवन है, इसको आप खुद इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो है स्वैप की। स्वैप की इंस्ट्रक्शन ये निबल्स को स्वैप करती है। एक बाइट के अंदर 2 निबल्स हैं, लोअर निबल और अपर निबल। लोअर निबल की बिट्स हैं D3 से D0 और अपर की हैं D7 से D4। ये स्वैप की इंस्ट्रक्शन है, ये अपर निबल को लोअर निबल के अंदर कन्वर्ट कर देती है और लोअर को अपर के अंदर स्वैप कर देती है, और ये जस्ट ए के ऊपर ऑपरेट होती है। ये देखें एक एग्जांपल है, मूव ए 72 हेक्सा, ए की स्टार्टिंग वैल्यू है 72, स्वैप ए करेंगे तो 2 ये वाला 2 MSB पोजीशन पे आ जाएगा और ये 7 इधर आ जाएगा, स्वैप हो जाएगा। और इसी का इक्विवेलेंट कोड है रोटेट लेफ़्ट, कि आप 4 टाइम्स इसको रोटेट कर दें डाटा को, तब भी जब रोटेट करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा और ये 7 उसकी पोजीशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट है जी डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक, एक की 0 से लेकर 9 तक। ये इसका ASCII कोड है 30 हेक्सा, 31 हेक्सा एंड सो ऑन। और ये ASCII का बाइनरी लिखा हुआ है, और ये की 0 का BCD अनपैक्ड BCD 8 बिट कोड BCD। ये 1 है तो ये इसका 8 बिट में 1 का कोड, 2 है तो इसका 8 बिट में BCD कोड है एंड सो ऑन। अब सब टाइम्स हमें ये रिक्वायर्ड होता है कि ASCII डाटा को कन्वर्ट करें BCD अनपैक्ड डाटा में।
या BCD अनपैक्ड डाटा को कन्वर्ट करें आस्की के अंदर। तो सिंपल सी लॉजिक होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास की 1 है और इसका आस्की है 31, और अगर हमने इसको अनपैक्ड BCD में कन्वर्ट करना है तो वो 1 है। तो अगर ये 31 में से हम 30 एक्सा माइनस कर दें तो हमारे पास ये BCD अनपैक्ड बन जाएगा। या हमारे पास BCD अनपैक्ड कोड गिवन है, हमने आस्की फाइंड करना है तो हम जस्ट उसके अंदर 30 हेक्सा ऐड कर दें तो वो BCD अनपैक्ड से आस्की के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये एग्जांपल है गिवन है। अज्यूम करें कि हमारे पास पैक्ड BCD डाटा है 29 हेक्सा और हम इसका आस्की फाइंड करना चाह रहे हैं कि 29 हेक्सा को हम आस्की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप 29 में से 2 और 9 को अलग करेंगे। 2 को अलग कर लिया 02 हेक्सा और 9 को अलग कर लिया 09 हेक्सा। फिर इसके अंदर भी 30 ऐड कर देंगे और इसके अंदर भी 30 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये जो पैक्ड BCD डाटा था ये आस्की के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपोजिट है। अगर हमारे पास आस्की गिवन है, आस्की वैल्यू, और उसको हमने पैक्ड BCD में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आस्की वैल्यू है 4, सेकंड आस्की वैल्यू है, या फर्स्ट की है 4, सेकंड की है 7। 4 का आस्की बनेगा 34 हेक्सा, 7 का आस्की बनेगा 37 हेक्सा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इस 34 हेक्सा में से 30 माइनस करेंगे तो ये सिंपल 4 बन जाएगा। 37 में से 30 माइनस करेंगे तो सिंपल 7 बन जाएगा। उसके बाद हम यूजिंग रोटेट इंस्ट्रक्शन और यूजिंग स्वैप की इंस्ट्रक्शंस हम ये जो 4 है इसको अपर निबल पे लेके आएंगे और 7 को लोअर निबल के ऊपर लेके आएंगे। ये एग्जांपल यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। ये ए के अंदर पहले हम 4 का आस्की मूव कर रहे हैं, 4 के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, इट मीन्स कि 4 का आस्की ए के अंदर सेव हो रहा है जो कि 34 हेक्सा है। R1 के अंदर 7 का आस्की जा रहा है जो कि 37 हेक्सा है। अब यहाँ पे आपने ए को जो कि 34 हेक्सा है और R1 जो कि 37 हेक्सा है इसको 34 में से -30 करना है। तो आप सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, 34 में से -30 कर लें और 37 में से -30 कर लें, ये भी करेक्ट है। या यहाँ पे दूसरा वे इम्प्लीमेंटेड किया हुआ है कि आप एंड कर लें ए को और R1 को 0F के साथ। तो जब आप 0F के साथ एंड करते हैं तो जो अपर निबल है जो कि यहाँ पे 3 है ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। और F मतलब सारे 1 है, सारे 1 जब 4 के साथ ऐड होंगे तो वो 4 ही रहेगा। और ये 0 है, जब 0 इस 3 के साथ एंड होगा तो वो 0 बन जाएगा। तो एंड ऑपरेशन के थ्रू भी आप ये 3 को ख़त्म कर सकते हैं या 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसको अगर आप एंड ऑपरेशन करके अपर निबल को 0 करते हैं तो इस ऑपरेशन को मास्किंग भी कहते हैं। तो ए को 0F के साथ जब एंड करेंगे तो ये 04 बन जाएगा, क्योंकि 3 का कोड है 0011, 4 डिजिट कोड 3 का, और इस 0 का 4 डिजिट में बनेगा टेट्रा 0। टेट्रा 0 जब 0011 के साथ एंड होगा तो वो सारे 0 हो जाएंगे। इसके बाद ये टेट्रा 1 है, टेट्रा 1 जब 0100 के साथ एंड होगा तो वो 04 ही, वो 0100 ही रहेगा। तो इस तरह हमने एंड ऑपरेशन के थ्रू जो 34 हेक्सा था और 37 हेक्सा था उसको 04 और 07 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ए के अंदर वैल्यू है 04। अगर हम इसको स्वैप कर दें तो स्वैप करने के बाद क्या होगा कि 04 की बजाय ये 40 हो जाएगा, निबल स्वैप होगी। अब हमने इस 7 को इस 0 को लोकेशन के ऊपर लेके आना है। तो आप ए का
ए की ये 4 एक्सा वैल्यू है, इसको R1 के साथ और करवा दें, या ए के अंदर 7 वैल्यू ऐड करवा दें। 40 एक्सा के अंदर 7 ऐड करेंगे तब भी 47 ही बन जाएगा। तो इस तरह हम आस्की को BCD के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। Assume that the register A has packed BCD। अब ये एग्जांपल इसके अपोजिट है कि अब रजिस्टर ए के अंदर पैक्ड BCD है। प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट द पैक्ड BCD टू 2 ASCII नंबर्स। तो पैक्ड BCD को 2 ASCII नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करें और प्लेस दैम इन R2 एंड R6, उनको R2 और R6 के अंदर रखें। तो इसमें बेसिकली ये वाली लॉजिक यूज़ होगी। पैक्ड BCD है तो पहले हम 2 और जो दोनों नंबर्स हैं उनको अलग-अलग करेंगे, अलग-अलग करने के बाद हम 30 हेक्सा उसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर लें या और ऑपरेशन यूज़ कर लें। तो अब हम देखते हैं, ये यही एग्जांपल है। ए के अंदर 29 वैल्यू है इनिशियली, तो ए इसकी कॉपी एक सेव कर रहे हैं R2 के अंदर। तो एंड ANL ए के अंदर 29 है, जब आप इसको 0F के साथ एंड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ए की वैल्यू 09 बन जाएगी। और इसके बाद ये जो 09 वैल्यू बन गई है, इसके अंदर अब आप 30 हेक्सा ऐड भी कर सकते हैं या और ऑपरेशन कर सकते हैं ए के साथ, दोनों आंसर सेम देंगे। तो ए के अंदर आप 30 हेक्सा ऐड कर लें या ए के साथ 30 हेक्सा को और ऑपरेशन कर लें, तो वो जो 9 है आफ्टर एडिशन या आफ्टर और ऑपरेशन वो 39 हेक्सा बन जाएगा। और 39 हेक्सा आस्की है 9 का, और इस 9 के आस्की को हम R6 के अंदर सेव करवा रहे हैं। इसके बाद है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि हमने पहले एक कॉपी उसकी R2 के अंदर रखी हुई थी, उस वैल्यू को हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं, ए के अंदर लोड करवा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, 0F0 जब हम करेंगे तो ये अपर, क्योंकि अब ये लोअर साइड भी हमारा 0 आ रहा है, तो इस 9 को 0 कर देगा, ये 2 हमारा रिटेन रहेगा। तो इससे ये हमारे पास होगा कि ए की वैल्यू बन जाएगी वो 20 बन जाएगी। तो अब हमने क्योंकि उसको 0-2 बनाना था, अलहदा करना है 2 को, तो आप 4 दफ़ा रोटेट ऑपरेशन कर लें, या जो 20 था उसको स्वैप ए कर लें, तो वो स्वैप ए जो 20 था वो 02 बन जाएगा। और 02 के अंदर आप चाहे 30 ऐड करवा दें या 30 के साथ और करवा दें, तो 02 कन्वर्ट हो जाएगा 32 हेक्सा के अंदर, और उसकी वैल्यू हम R2 के अंदर सेव करवा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, assume that the lower 3 bits of the P1 are connected to 3 switches। P1 पोर्ट है, उसके लोअर 3 बिट्स हैं, वो 3 स्विचेस के साथ कनेक्टेड है। राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें टू सेंड द फॉलोइंग आस्की कैरेक्टर्स टू पोर्ट P2 बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ द स्विचेस। अगर तीनों स्विचेस 0 पे हैं तो P2 पे हमने सेंड करना है 0 का आस्की। अगर 001 पे हैं तो हमने 1 का आस्की सेंड करना है, एंड सो ऑन। तो हमने इसमें लॉजिक ये बनाई है कि जो आस्की जो हमने सेंड करने हैं वो हमने एक टेबल के अंदर पहले ही माई टेबल या माई डाटा के अंदर हमने सेव कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मूव DPTR माई टेबल का एड्रेस दे रहे हैं DPTR रजिस्टर को, A1 पोर्ट को रीड कर रहे हैं और उसका 8 बिट्स का जो स्टेटस है वो ए के अंदर जा रहा है। अब क्योंकि हमने ओनली फर्स्ट 3 स्विचेस को रीड करना है तो हम इसको इस तरह मैं आपको, पोर्ट P1 है उसके अंदर 8 बिट्स हैं, तो 7th बिट 6 5 4 3 2 1 एंड 0। तो अब हमने क्योंकि ओनली फर्स्ट 3 स्विचेस को रीड करना है तो हम एंड ऑपरेशन करेंगे जिसमें ये भी 1 होगा, ये पोजीशन भी 1 पे होगी, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, और बाकियों को हमने जो 7 लोकेशंस हैं उनको हम 0 कर देंगे। तो ये कोड क्या बनता है जी, ये कोड बनता है हेक्स फॉर्म में 07।
तो अगर आप ए रजिस्टर के अंदर क्योंकि 8 बिट्स आ रही हैं, हमने फर्स्ट 3 स्विचेस या फर्स्ट 3 बिट्स को रिटेन करना है, तो हम 07 के साथ उसका एंड करवा लेंगे। तो अब फर्स्ट 3 स्विचेस वो 00 है, उनका जो भी स्टेटस है वो ए के अंदर अब आ गया। अब हम ये मूव सी की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, मूव सी @a प्लस DPTR। ए की जो भी वैल्यू है 0 1 2 3 वो DPTR के अंदर ऐड होगी और उस करस्पॉन्डिंग लोकेशन से माई टेबल में से डाटा आएगा, वो ए के अंदर जाएगा और ए से दोबारा हम पोर्ट P2 के ऊपर सेंड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट आर्टिकल है, वो चेक सम बाइट है। अब समटाइम्स अगर हमने ये देखना हो कि जो हमारा कहीं कहीं रोम के अंदर एक डाटा हमारे पास सेव है और उसको हम कहीं ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं क्या वो जो डाटा है वो उसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ गई। तो उस एरर को चेक करने के लिए हम चेक सम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। अब चेकसम क्या है? चेकसम ये है कि जो आपके पास जितना भी डाटा है आप उस सारे डाटा को ऐड कर दें। आपके पास जितना भी डाटा है उस डाटा के अंदर जितने भी बाइट्स हैं आप सबको ऐड कर दें और ऐड करने के बाद जो सम आएगा उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें। और जो डाटा आपने सेंड करना है पहले वो ओरिजिनल डाटा ट्रांसफ़र करें और उसके बाद वो जो 2's कॉम्प्लीमेंट जो आपने फाइंड किया है वो भी सेंड कर लें। अब जो रिसीवर है वो क्या करेगा, वो सारे के सारा डाटा रिसीव करेगा रोम का, और रिसीव करने के बाद वो जो लास्ट बाइट उसको रिसीव होगी चेकसम वाली, उसको चेकसम बाइट के अंदर ऐड कर देगा। चेकसम बाइट को जो उसको डाटा ओरिजिनल रिसीव हुआ है उसका सम चेकसम बाइट के अंदर ऐड करेगा। अगर आंसर 0 आ गया तो इट मीन्स कि जो हमारे पास डाटा रिसीव है वो उसके अंदर कोई एरर नहीं आया। अगर आंसर 0 नहीं आता तो इट मीन्स जो डाटा हमारे पास रिसीव हुआ है उसके अंदर कोई एरर आ गया। अब इस सारी जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया है इसकी एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। अज्यूम दैट वी हैव 4 बाइट्स ऑफ द हेक्साडेसिमल डाटा। अज्यूम करें कि हमारे पास 4 बाइट्स हैं हेक्साडेसिमल डाटा की, और वो हैं 25 हेक्सा, 62 हेक्सा, 3 FH और 252 हेक्सा। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप फाइंड द चेकसम बाइट। तो आप ये चेकसम बाइट फाइंड करें। तो चेकसम बाइट फाइंड करने के लिए हमें इन सब का सम फाइंड करना है। तो आप इन सब का सम फाइंड करें और जो कैरी आता है उसको इग्नोर कर दें। कैरी हमने कहीं भी इसको इंक्लूड नहीं करना, हमने जस्ट कैरी को इग्नोर कर देना है। तो ये 4 बाइट्स हैं, एज्यूम करें ये रोम के अंदर सेव थी, तो हमने इनका सम फाइंड किया तो वो 118 आया। कैरी को हमने इग्नोर कर दिया, बाकी बच गया 18, और 18 का हम 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है E8। तो इट मीन्स कि अब आप ये कह सकते हैं कि ये 25H 62 E3F 52 हेक्सा। अगर रोम के अंदर ये डाटा सेव है तो इस सारे डाटा की जो चेकसम बाइट है वो E8 है। ओके, परफॉर्म द चेकसम ऑपरेशन टू इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी। अब चेक करें क्या ये जो चेकसम बाइट है ये हमने सही कैलकुलेट की है। तो चेकसम बाइट के सही कैलकुलेट होने का मतलब ये है कि जब आप इस चेकसम बाइट को डाटा के अंदर ऐड करेंगे तो सबका आंसर 0 आना चाहिए। 25 62 3F 52 और जो चेकसम बाइट है E8। आप इन सब का सम फाइंड करें। कैरी E2 आ रहा है, इसको इग्नोर कर दें, बाकी आंसर बच गया 0। तो इट मीन्स कि ये जो चेकसम बाइट है वो करेक्ट है। अब वो कह रहे हैं, अब इस सारे ऑपरेशन का मतलब ये है कि अज्यूम करें कि आपके पास रोम के अंदर ये डाटा सेव था। तो अब जब आपने ये डाटा आप किसी को सेंड करना है या कहीं ट्रांसफ़र करना है तो आप 25 62 3F और 52 हेक्सा ट्रांसफ़र करेंगे और साथ ही E8 भी ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो रिसीवर होगा जहाँ पे डाटा रिसीव हो रहा है
उसको पता है कि जो लास्ट बिट है या लास्ट बाइट आएगी वो चेक सम बाइट है, तो वो ये वाली वेरिफिकेशन कैलकुलेशंस खुद परफॉर्म करेगा। जितना भी रोम का डाटा उसको रिसीव हुआ है इंक्लूडिंग द लास्ट बाइट, वो इन सब को ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद अगर तो आंसर ज़ीरो आ जाता है, तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि जो डाटा मेरे पास रिसीव हुआ है वो करेक्ट है, उसके अंदर कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर रिसीवर ये वाला सम कैलकुलेट करता है और वो आंसर नॉन ज़ीरो आ जाता है, तो इट मीन्स वो ये समझेगा कि जो उसको डाटा रिसीव हुआ है उसके अंदर कोई एरर है। अब यहाँ पे ये थर्ड एरर वाला सिनेरियो उसकी एग्जांपल है। इफ़ द सेकंड बाइट, अज्यूम करें कि आप जब रोम से डाटा कहीं सेंड कर रहे थे तो सेकंड जो बाइट है वो 62 हेक्सा की बजाय ड्यू टू सम एरर वो 22 हेक्सा के अंदर कन्वर्ट होगी। तो अब आप चेक सम के थ्रू बताएंगे किस तरह ये एरर डिटेक्ट होगा। अब क्योंकि 62 हेक्सा कन्वर्ट हो गया 22 हेक्सा को, तो अब ये 25 हेक्सा 62 हेक्सा की जगह 22 हेक्सा। अब ये सारी कैलकुलेशन आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये रिसीवर एंड परफॉर्म कर रहा है। तो रिसीवर को 25 हेक्सा रिसीव हुआ, फिर 22 हेक्सा रिसीव हुआ, 3F रिसीव हुआ, 52 और उसके बाद E2। तो अब वो इन सब को सम फाइंड करेगा। तो सम हमारे पास आ रहा है इग्नोरिंग द कैरी, सम हमारे पास आ रहा है 3 0। तो अब क्योंकि ये सम ज़ीरो नहीं आ रहा तो रिसीवर समझ जाएगा कि जो डाटा उसको रिसीव हुआ है वो करप्टेड है, वो करेक्ट डाटा नहीं है। तो इस तरह हम चेक सम के थ्रू डाटा ट्रांसमिशन के अंदर जो एरर है वो उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास लास्ट है कि जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स हैं वो जब आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ डाटा इंटरफेस करते हैं तो 8 बिट बाइनरी या एक्स वैल्यू होती है जो कि 00 से लेकर 255 तक होती है। और अगर आपने इस डाटा को या जो ये ADC की जो वैल्यू आ रही है ये हेक्स वैल्यू है, अगर आपने इसको LCD वगैरह पे डिस्प्ले करवाना है तो आपको ये नंबर फॉर एग्जांपल अगर आपने 255 ही LCD पे डिस्प्ले करवाना है तो आपको पहले 2 को अलहदा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर है उसका वैल्यू पड़ी है 255 और आप चाहते हैं कि LCD के ऊपर 255 डिस्प्ले हो, तो उसकी लॉजिक क्या होगी कि आप पहले आप 2 को अलहदा करेंगे, फिर 5 को अलहदा करेंगे, फिर इस 5 को अलहदा करेंगे, फिर जो 2 अलहदा किया होगा उसको 30 ऐड करने के बाद उसका आस्की बनाएंगे, फिर इस 5 को जो सेपरेट किया होगा उसका आस्की बनाएंगे, फिर इस 5 का आस्की बनाएंगे, फिर आस्की बनाने के बाद आप उसको LCD पे सेंड करेंगे, तब वो जाके डाटा डिस्प्ले होगा। तो इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि जब भी हम कंप्यूटर के अंदर या LCD स्क्रीन के ऊपर डाटा डिस्प्ले करवाते हैं तो वो कोई भी नंबर या आप कोई भी डाटा डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने उसका आस्की उस डाटा का कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर 2 है और आपने 2 बनाना है, आपका सिंपल 2 है, तो पहले आप 2 को 32 हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, उसका आस्की बनाएंगे 2 का, तो फिर वो आस्की फॉर्म में 2 जाके डिस्प्ले होगा। ओके ये हमारा था चैप्टर नंबर 6। अल्लाह हाफिज़।